हेलो एवरीवन, मैं महिमा त्रिवेदी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उनसे रिलेटेड क्लासेस चलाई जा रही हैं। और अभी तक हम लोगों ने चैनल पर टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था टीजीटी 2009 का भाग 1 सॉल्व किया था। और आज हम देखेंगे टीजीटी 2009 का भाग 2, जिसमें हम उनकी संपूर्ण व्याख्या को भी देखेंगे और जहां पर नवीनतम आंकड़ों की आवश्यकता होगी वहां पर नवीनतम आंकड़े भी दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 33। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे 33 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है, महाद्वीपों या महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? पहला लोथियन ग्रीन, दूसरा हुम, तीसरा है वेगनर और चौथा केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन ने महाद्वीपों या महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत की परिकल्पना दी थी। ठीक है, इनकी जो परिकल्पना थी उनके अनुसार जो प्रारंभ में पृथ्वी थी उसका आकार गोलाकार था, गोलाकार था एवं पृथ्वी तप्त थी, गर्म थी। धीरे धीरे जब संकुचन के परिणाम स्वरूप, संकुचन पर आधारित इनका ये सिद्धांत था, संकुचन के कारण पृथ्वी ठंडी हुई और संकुचन के कारण पृथ्वी का जो आकार था उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया, चतुष्फलक। इस आकार को चतुष्फलक का नाम दिया। इसमें 4 फलक है, आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और इसके पीछे जो है चौथा। तो इन्होंने बताया ये जो सपाट भाग है इसमें इन्होंने महासागरों की उत्पत्ति को बताया, और ये जो आप देख रहे हैं ये इन एज को या किनारों को, जो उठे हुए भाग है, यह महाद्वीप कहलाए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लेते हैं। जैसे वेगनर है, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है। और होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत, पर्वत निर्माण से संबंधित यह सिद्धांत है, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, संवहन तरंग सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है? पहला पिंक, दूसरा है डेविस, तीसरा हटन और चौथा है होम्स। तो यह जो राइट आंसर है इसका वो होगा डेविस। डेविस महोदय ने अपवर्तन चक्र का प्रतिपादन किया था। डेविस ने भौगोलिक चक्र दिया था। देखिए, भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले चक्रीय पद्धति का जो अवलोकन किया था वह हटन महोदय ने किया था। चक्रीय पद्धति का अवलोकन हटन महोदय ने दिया था। और अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया था। अपवर्तन चक्र की परिकल्पना का प्रतिपादन डेविस महोदय ने दिया था। इनकी संकल्पना के अनुसार, जिसमें भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फलन या परिणाम है, इन्होंने इस चक्र को 3 अवस्थाओं में बताए थे। अपवर्तन चक्र जो इन्होंने बताया था, इन्होंने 3 अवस्थाओं को बताया, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1889 में किया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योग्राफिकल एसेज में। ज्योग्राफिकल एसेज ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार क्वेश्चन में ये बुक देकर ये राइटर पूछ लेते हैं ये किसकी बुक है।
तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल एसेस नामक बुक में 1889 में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और डेविस ने इस अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र कहा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? पहला निहारिका परिकल्पना, दूसरा एक तारक परिकल्पना, तीसरा है ज्वारीय परिकल्पना और चौथा है वायव्य राशि परिकल्पना। तो जो इसका राइट आंसर है वह है वायव्य राशि परिकल्पना। कांट ने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और अन्य देख लेते हैं हम। निहारिका परिकल्पना लाप्लास की है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की है, जेफरीज की। और आप कमेंट करके बताएंगे कि एक तारक परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सुनामी क्या है? पहला ज्वारीय तरंगे, दूसरा है तटीय लहरें और तीसरा भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे और चौथा है स्वच्छ जलधारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। जब किसी महासागरीय सागरीय भाग में जब भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं तो उनको ही हम सुनामी कहते हैं। सागर तल में अचानक परिवर्तन एवं अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सागरीय लहरों का आविर्भाव हो जाता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। पहला हिमानीय भूदृश्य की, दूसरा नदीय भूदृश्य की, तीसरा है कास्ट भूदृश्य की और चौथा वायुड़ भूदृश्य की। तो स्टेलेक्टाइट जो है यह भूमिगत जल से बनने वाली एक कास्ट स्थलाकृति है, भूमिगत जल से निर्मित। ठीक है, इसका निर्माण भूमिगत जल जब कंदराओं में जल के वाष्पीकरण के कारण कंदरा की छत के तल पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होने लगता है। तो यह निक्षेप लंबे और पतले स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ऊपर से छत से तल की ओर बढ़ते जाते हैं। इन्हें हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। तथा तल से छत की ओर जो ऊपर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो निक्षेपण है वह ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं, स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है, यह भूमिगत जल से निर्मित कास्ट स्थलाकृति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? पहला है वायुदाब, दूसरा तापक्रम, तीसरा है समुद्री धाराओं की गति और चौथा है पवन की गति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पवन की गति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला हटन, दूसरा रेडजर, तीसरा है कुमारी इसी सैंपल और चौथा है रूल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कुमारी इसी सैंपल। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। यह एक नियतिवादी विचारक थी। नियतिवादी का मतलब यह मानव की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक महत्व देती थी और यह रेडजल की शिष्या भी थी। और इनका एक प्रमुख कथन है, वो जरूर नोट कर लीजिएगा। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। यह इनका एक प्रमुख कथन है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बुशमैन रहते हैं पहला सहारा रेगिस्तान में, दूसरा कालाहारी रेगिस्तान में, तीसरा गोबी रेगिस्तान में और चौथा है थार रेगिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालाहारी रेगिस्तान में। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। और यह जो है बुशमैन जो है यह प्रमुख आखेटक जनजाति है जो कालाहारी मैसर में निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? पहला प्रेरीज, दूसरा है सवाना, तीसरा है पंपास और चौथा है स्टेपेस। तो देख लेते हैं हम इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरी। प्रेरी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और पंपास है आपका अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में। यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और स्टेपी जो है वो मध्य एशिया में स्थित है, यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य हैं उनको आप नोट कर लीजिए, जैसे लानोज। लानोज ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला में घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है लानोस। कैंपोस ये ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सवाना लिख लिया आपने। और सेल्वास ये भी ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और कुछ अब शीतोष्ण देख लीजिए प्रमुख, जैसे आपके पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी मध्य एशिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और पार्कलैंड भी दक्षिण अफ्रीका में है। ये प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, डाउन्स, वेल्ड, पार्कलैंड, प्रेरीज, पंपास और स्टेपीज। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वह सवाना, लानोस, कैंपोस, सेल्वास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? पहला यूकागिर, दूसरा सैमोइड्स, तीसरा है एस्किमो और चौथा बुशमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति है वो मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती है। इनको टुंड्रा क्षेत्र में ही इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा में, इन्हें लैप्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं स्कैंडिनेवियाई यूरोप का जो क्षेत्र है टुंड्रा क्षेत्र, वहां पर इनको कनाडा और ग्रीनलैंड में इन्हें एस्किमो से जानते हैं, एस्किमो नाम से। और यूरोप के स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में इसको लैप्स के नाम से, और साइबेरियाई क्षेत्र जो एशिया का है भाग, वहां पर इनको याकूत, सैमोयड, तुक्ती, चुंग नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है? तो कयाक नामक नाव का प्रयोग एस्किमो करते हैं। ये मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में जब खुले में शिकार करते हैं तो एक नाव का प्रयोग करते हैं जिसको ये कयाक कहते हैं, एक नाव है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत है।
गलत जोड़ा बताइए। लंदन टेम्स नदी सही है, पेरिस सीन नदी सही है, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी गलत है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, और दिल्ली यमुना नदी ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, न्यूयॉर्क। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? पहला अरीय, दूसरा निहारकी, तीसरा है नाभिकीय और चौथा है तारा प्रतिरूप। इसको हम समझ लेते हैं। जब केंद्र में स्थित कोई स्थलीय भाग होता है, जैसे कोई सार्वजनिक स्थान हो गया, मंदिर मस्जिद है कोई, और या फिर कोई गांव के मुखिया का घर है, तो उसके चारों ओर जो घर बसे होते हैं और उन्हीं के सहारे सड़कें, और इस प्रकार से अधिवास कुछ बन जाता है, तो इसे कहते हैं नाभिकीय अधिवास, नाभिकीय प्रतिरूप, इसे कहा जाता है नाभिकीय प्रतिरूप। और यहाँ पर बताया है कि कोई स्थलीय भाग यदि मध्य में है, और यदि केंद्र में जब कोई जलीय भाग होता है, जैसे कोई झील हो गई, तालाब हो गया, इसके चारों ओर जब अधिवास हो जाता है, कुछ इस प्रकार से प्रतिरूप बनता है। जब इस प्रकार का अधिवास होता है तो इसको कहते हैं हम निहारकीय प्रतिरूप। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर माना है वो नाभिकीय को माना है। किसी झील के चारों ओर पूछा है, झील तो झील तो एक जलीय भाग हो गया है, ना कि स्थलीय भाग है। यहाँ पे जो आयोग ने आंसर माना था वो है नाभिकीय, और मैंने बता दिया है नाभिकीय प्रतिरूप किसको कहते हैं? स्थलीय, जब केंद्र में कोई स्थलीय भाग होता है, उसके चारों ओर जब अधिवास होता है तो उसे नाभिकीय प्रतिरूप कहते हैं। और केंद्र में जब कोई जलीय भाग होता है तो उसके चारों ओर जो अधिवास बनता है उसे हम निहारकीय प्रतिरूप कहते हैं। तो इसको आप और क्लियर करना है तो आप देख लीजिएगा एस.डी. मौर्य की अधिवास भूगोल में, ये देख लीजिएगा जाके, आप मिल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। गोंड प्रचुरता में पाए जाते हैं? पहला मध्य भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में, तीसरा है उत्तरी भारत में और चौथा है उत्तर पूर्वी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य भारत में। गोंड मुख्य रूप से मध्य भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और यह भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है, यह भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। प्रथम स्थान पर कौन सी जनजाति है ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर है मध्य भारत में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फार्म ग्रह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा है कनाडा और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो जिसका राइट आंसर है वह है भारत। फार्म मुख्य रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि भारत में एक जीवन निर्वाह कृषि होती है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखकर कृषि होती है कि कितना आयात होगा और कितना निर्यात हम करेंगे, ये चीज नहीं देखते, बल्कि वह अपने जीविकोपार्जन हेतु, केवल अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए उतनी कृषि करते हैं। तो यहाँ पर फार्म हाउस नहीं पाए जाते हैं, बल्कि विकसित देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर है भारत। चलिए आगे देखते हैं 47। सारगैसो सागर क्या है? पहला शांत सागर, दूसरा उष्ण तथा खारा सागर और तीसरा है सागरीय वनस्पति का क्षेत्र, चौथा है ठंडा सागर। इसका जो राइट आंसर है वह है तीसरा, सागरीय वनस्पति का क्षेत्र। इसको समझते हैं। उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और उत्तरी विश्वतीय जलधारा और कनारी ठंडी जलधारा के बीच का जो ये जलीय क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से इन
धाराओं के प्रतिचक्रवाती प्रवाह कम के मध्य पाया जाता है और यह एक शांत और स्थिर जल का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि इसका जो संपर्क है वो शेष महासागरीय भाग से टूट जाता है, तो यह शांत और स्थिर हो जाता है। और यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसे सारगैसो कहते हैं, इसलिए इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है, इसलिए इसको सारगैसो सागर भी कहते हैं। और इसकी एक दूसरी विशेषता यह है कि इसका जो संपर्क है शेष महासागरीय भाग से टूट जाने के कारण यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक लवणता वाला भाग बन जाता है। यहाँ पर 37 लवणता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, सागरीय वनस्पति का क्षेत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिन्हें सुमेलित करना है। सूची 1 में भूगोलविदों के नाम और सूची 2 में राष्ट्रीयता। ए रेडजेल, बी सैंपल, सी है डडले स्टैम्प और डी ब्लांस। तो रेडजेल जो है वो जर्मन भूगोलवेता है, सैंपल अमेरिकी भूगोलवेता और डडले स्टैम्प ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है और ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। दक्षिणी दोलन कहते हैं। पहला, दक्षिण अमेरिका तापमान तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। दूसरा है दक्षिणी अमेरिकी तापमान तथा वायु भार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तीसरा है प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। और चौथा है दक्षिणी अमेरिकी वायुभार और तथा मानसूनी वर्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध को। तो इसको समझ लेते हैं। जो दक्षिणी दोलन होता है उससे उसका तात्पर्य होता है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, जैसे यहाँ पे हो गया आपका पैसिफिक ओशन और इधर इंडियन ओशन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य दाब प्रवणता में अंतर के परिणाम स्वरूप एक सेल का निर्माण हो जाता है, जो 2-3 वर्षों के अंतराल में पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता में विपरीत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कभी उच्च वायु दाब इधर पाया जाता है और कभी निम्न इधर है, कभी निम्न इधर और कभी इधर उच्च। इस प्रकार से यह स्थिति जो है वो 2-3 साल के अंतर में उलटती हुई रहती है, जिसके कारण ये जो दाब प्रवणता में उतार चढ़ाव जो है ये दाब प्रवणता में, इसे दोलन का नाम दिया गया है। और वाकर महोदय ने इसे दक्षिणी दोलन का नाम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रशांत महासागर वायुभार और हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने 2010 का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्राथमिक। ग्रामीण अधिवासियों में प्राथमिक क्रियाकलापों की अधिकता होती है, जो मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, जैसे आपका कृषि है, खनन, मत्स्य, पशुपालन। मत्स्य और पशुपालन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? पहला इंदिरा पॉइंट तथा पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा टेरेसा, तीसरा है कैमोटा और चौथा है कटसाल। तो जब सागर नितल में अधिक तीव्रता वाले भूकंप
की उत्पत्ति होती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। इसी प्रकार 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर, इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर अधिक रिक्टर पैमाने वाला एक भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रभाव से कई देश प्रभावित हुए थे। और भारत का जो ये इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, यह पूर्णतया जलमग्न हो गया था। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है, दक्षिणतम बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला भावनगर, दूसरा भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, ये सही है, ये आपके गुजरात में है। दूसरा है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये गलत है, ये पश्चिम बंगाल में ज्वारीय विद्युत ऊर्जा केंद्र, विद्युत परियोजना से संबंधित है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, वह भूतापीय ऊर्जा केंद्र से नहीं बल्कि ज्वारीय विद्युत परियोजना से संबंधित है। वहीं कोयना है जल विद्युत परियोजना, ये आपका सही है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और चौथा कलपक्कम तमिलनाडु में एक परमाणु शक्ति केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुमेलित नहीं है कोलकाता, दूसरा है कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पहला भीमा, दूसरा है मांडवी, तीसरा सावित्री और चौथा है वशिष्ठी। तो पणजी जो है मुख्य रूप से मांडवी नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 2001 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल शीर्ष स्थान पर है, द्वितीय तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो पुराना है डाटा, हम देखते हैं यहाँ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लिंगानुपात में शीर्ष स्थान पर है केरल, जहाँ पर 1084 है लिंगानुपात। और द्वितीय स्थान पर आता है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है और वही न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के अवरोही क्रम अधिक से आरंभ करते हुए कम की ओर में व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन प्रदत्त कर से कीजिए। तो इसको हम देखते हैं, पूछ रहा है जनसंख्या के अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए से लेकर घटते क्रम में लिखना है। तो 2011 के अनुसार हम देखेंगे जो है इसका क्रम वो है, सबसे पहले यूपी आपका, फिर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से इसका जो क्रम होगा वो होगा आपका 2 4 1 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सर क्रीक विवाद है? पहला
भारत बांग्लादेश के मध्य, दूसरा भारत चीन के मध्य, तीसरा है भारत म्यांमार के मध्य और चौथा भारत पाकिस्तान के मध्य। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। या गुजरात के कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के सिंध की सीमा से लगी हुई एक ज्वारीय एस्चुरी है, ज्वारीय एस्चुरी है जो भारत में गुजरात के कच्छ से और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगी हुई है। यह 96 किलोमीटर लंबी है, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होता रहता है। इसका राइट आंसर है चौथा भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 2001 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या का गणती घनत्व सर्वाधिक है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल। तो 2001 के अनुसार तो पश्चिम बंगाल था। हम 2011 के अनुसार देखते हैं। प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रथम स्थान पर है बिहार 1106 और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल और वहीं पर उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बिहार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो पहला गोदावरी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा है सतलज और चौथा है सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गोदावरी, जिसका उद्गम स्थान है नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। और जबकि ये सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है यह मानसरोवर झील के निकट से इनके उद्गम स्थान है, जो कि तिब्बत में स्थित है, तिब्बत चीन में स्थित है। अतः भारत में जिस नदी का उद्गम होता है वह है गोदावरी नदी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं आइसोहाइट, आइसोहिप्से, आइसोथर्म और चौथा आइसोहेलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोहिप्से। समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं होती क्या है? समोच्च रेखाएं समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाली, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है आइसोहिप्से, समोच्च रेखा, समोच्च रेखा। वही हम आइसोहाइट देखते हैं, यह है समवर्षा रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और आइसोथर्म है समताप रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली। और आइसोहेलाइन जो है ये समलवण रेखा, समलवण रेखा। इसका राइट आंसर है आइसोहिप्से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दूसरा शिकागो गैरी प्रदेश, तीसरा अलाबामा प्रदेश और चौथा है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वह है शिकागो गैरी प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो महान झील क्षेत्र हैं वहां पर मिशिगन झील के दक्षिण में शिकागो गैरी प्रदेश स्थित है, जो मुख्य रूप से
लौह इस्पात तथा मांस के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो पहला है नर्मदा, दूसरी लूनी नदी, तीसरा है महानदी और चौथा है कावेरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। भारत में नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर नदी का जो घाटी है, नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर नदी घाटी जो है वह भ्रंश घाटी के उदाहरण है। भ्रंश घाटी के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी क्या होता है? जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग, कुछ इस प्रकार से आकृति होगी, जब दो समानांतर भ्रंशों के मध्य का भाग जो नीचे की ओर धंस जाता है तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे मान लिया ये नर्मदा घाटी है, इसके उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। दो उच्च शिलाकृतियों के मध्य का धंसा भाग जो है ये घाटी भ्रंश घाटी कहलाता है। भ्रंश घाटी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान पर किस देश का है? पहला रूस, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है ब्राजील और चौथा है कनाडा। तो देख लेते हैं। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान जो है वह भारत का और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू और उपभू। तो पृथ्वी जो है वो अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता है। एक अंडाकार कक्ष में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जैसे उसकी जो सूर्य के साथ दूरी है उसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसे हम उपसौर और अपसौर कहते हैं। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, यह स्थिति जो होती है ये 3 जनवरी को होती है। और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ जो पूछा है निकटतम दूरी, तो जो निकटतम दूरी है वो है आपकी उपसौर, पेरिहिलियन इसको कहते हैं। राइट आंसर है इसका 2, उपसौर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आ रहा है आपको वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।